सब तो पहला डॉक्टर श्री कौशिक जितना जी गुजारिश करूँगा तो मंच से आओगे तो जिन्नियां भी थावां तो निजी कहानियां पढ़ियां गई ने उन्होंने उत्ते अपनियां सार्थक टिप्पणियां करनगे। बड़ा ही मुश्किल काम है लघु कथाओं पर कुछ कहना। फिर भी मैं अपना कर्म करने के लिए तैयार हूँ। पहली रचना मेरे समक्ष जो आई सुभाष नीरव की इलाज संवादात्मक शैली में यह लघु कथा वर्तमान में अकेलेपन से जूझती हुई यानी संवेदनहीन होते हुए समाज का आईना प्रस्तुत कर रही थी। लघु कथा में उसमें एक व्यक्ति की पीड़ा बताई गई है। ऐसे व्यक्ति की पीड़ा है जो अपना दुख बांटना चाहता है लेकिन कोई मित्र बात करने के लिए तैयार नहीं है और वह अंत में वह यह निर्णय लेता है कि मित्र क्योंकि राजनीति पर ही बात करेंगे जो कि उनको पसंद नहीं है, मैं सरकार की नाकामियां गिनाऊंगा, तो अंत में वह बहुत अच्छा निर्णय लेता है और किताबों से दोस्ती कर लेता है। तो ये वर्तमान का एक वास्तविक स्थिति उन्होंने हमारे समक्ष रखी है। अकेलेपन का शिकार व्यक्ति किस तरह से अपना किताबों से दोस्ती करता है। बहुत अच्छी लघु कथा, उन्हें बधाई देती हूँ मैं। अगली लघु कथा ने गोस्वामी की अंग लघु कथा में उन्होंने यहाँ दो असंगत स्थितियां रखी हैं कि जब वो राजा की बुराई करता है उस समय राजा उसे रिश्वत देता है और उसे 20,000 की नौकरी पर लगा लेता है। वही आदमी जो राजा को गालियां देता है अब वह राजा को मुर्दाबाद कहने वाले या राजा को गालियां देने वाले व्यक्तियों को रोक रहा। यह एक मतलब दो स्थितियां हमारे समक्ष रखी गई हैं। तो वर्तमान की जो विसंगति है ये क्योंकि बेरोजगारी कितनी बड़ी चीज है कि वो ईमान को डिगा देती है, यहाँ इस लघु कथा में स्पष्ट किया गया था। और इसके बाद लघु कथा मेरे पास है राधेश्याम भारतीय की दो प्यासे परिंदे। इस लघु कथा में देखा जाए कि नया विषय हमारे समक्ष आया है। एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, एक माँ की पीड़ा है और दूसरी तरफ दिव्यांग बच्चा है जो कि आश्रम में है और उस महिला का दिल उस बच्चे को देख करके तड़पता है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, अगर समाज में ऐसी महिलाएं हो जाएं कि जो दिव्यांग बच्चों को गोद ले ले, निसंतान महिलाएं दिव्यांग बच्चे को गोद ले ले, तो उन्हें ममता की छांव मिल जाएगी और बच्चे को सहारा मिल जाएगा और उसको मतलब महिला को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो ऐसी सकारात्मक भाव की सत्यम शिवम सुंदरम की कामना करती हुई बढ़िया लघु कथा है राधेश्याम भारतीय जी की। उसके बाद लाजपत राय गर्ग जी की लघु कथा आई स्वाभिमान। यहाँ ये भी एक नया विषय, एकदम नया विषय है। इसमें शोध करता है छात्र, उसका विषय होता है अपराधों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। उस पर वो शोध प्रबंध लिखना चाहता है, जेल अधीक्षक से मिलने की गुहार लगाता है। यहाँ पर देखिएगा, जब एक गरीब आदमी गरीब जरूर है, यहाँ नौकर के स्वाभिमान पर जब चोट लगती है तो वो उसके लिए असहाय हो जाता है और वो अपना आपा खो बैठता है और मार्किन के सिर पर चोट करता है जिससे कि वो मर जाती है। तो यहाँ मतलब बिना मतलब के कोई ऐसा नहीं करता। यहाँ एक विद्रोह की भावना
और स्वाभिमान बचाने की भावना। तो ये बहुत अच्छी लघु कथा है। ऐसी लघु कथाएं लिखी जानी चाहिए। गरीब आदमी गरीब जरूर है, लेकिन अन्याय के खिलाफ उसे विरोध दर्ज कराना आना चाहिए। तो उन्हें भी बधाई इस बात के लिए। अगली लघु कथा है देवेंद्र पटियालवी जी की। उनकी पहली हिंदी लघु कथा है पुराण। पहले तो मैं उन्हें बधाई देती हूँ पहली हिंदी लघु कथा लिखने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी लघु कथा लिखी। एक अभिभावक की यानी पिता की चिंता को बड़े ही अच्छे ढंग से, एक सहज ढंग से कथानक बना है, जिसमें एसी में बैठा पिता अपनी बिटिया की पीड़ा को आत्मसात कर रहा है। वो देख रहा है कि आजकल के बच्चों में, शायद मैं समझूं कि हमारे जमाने में हम पढ़ लिए, नौकरी मिलना आसान था, लेकिन आजकल के बच्चों को कितनी मेहनत और कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो पिता ये देख रहा है, स्पष्ट देख रहा है, और उसे चिंता है। वो पत्नी से बार बार पूछता है कि लड़की घर पहुंची या नहीं पहुंची, किंतु लड़की के कहने पर कि मैं सही सलामत घर पर पहुंच गई हूँ, उसका हौसला देकर उसे तसल्ली होती है। तो ये एक अच्छी अभिभावकों की चिंता जो आजकल है, ये आजकल के वातावरण को देखकर के लिए स्वाभाविक चिंता है। ये तो ये बहुत अच्छी लघु कथा बन पड़ी है। डॉक्टर अशोक बैरागी की लघु कथा लिखी है मैंने, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। और विडंबना ही कही जाएगी। एक जबरदस्त विसंगति है लघु कथा में। उसमें दिखाया गया एक तरफ बारात है, जो भी एसएचओ के लड़के की बारात है। दूसरी तरफ एक लड़का दर्द से करहा रहा है, एक साइड में पड़ा हुआ। पुलिस की वैन आती है, वो क्योंकि एसएचओ की उसमें सेवा में लगे हैं, उसके लड़के की शादी है, इसलिए वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि उसको उठाकर एक कूड़े के ढेर पर रख देते। ये विडंबना ही कही जाएगी। ऐसे दृश्य कई बार समाज में दिखाई पड़ते हैं। तो ये विसंगति, और जबकि विसंगति सबसे बड़ी ये है कि वैन पर लिखा है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। तो उन्होंने विसंगति को उजागर किया है। हमारे समाज में इस तरह की विसंगतियां हैं। शांताबाई की लघु कथा खाली डब्बा। पहली बात तो शीर्षक ही व्यंग्यात्मक शीर्षक है, और उन्होंने एक स्त्री, पूरी स्त्री जाति पर ये के पक्ष में ये सवाल उठाया है कि औरत केवल औरत नहीं है, वो उसका भी व्यक्तित्व है, उसे भी सम्मान चाहिए, उसे भी बराबरी का हक चाहिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने छोड़ा है, जिस पर बहुत चर्चा की जा सकती है। और उनकी भाषा शैली, उन्होंने लिखा है कि महंगे कपड़े और जो चेहरे पर दीपक होती है, और सब वो जो मतलब आर्टिफिशियल जिंदगी वो दी जा रही है, वो तनाव जो उसके चेहरे पर दिख रहा है नहीं लड़कियों में, वो असली सुख नहीं है। असली सुख औरत को उसका बराबरी का सम्मान चाहिए। तो ये बहुत बड़ा विषय उन्होंने लिया है, अलग हट के विषय लिया है। बधाई आपको। श्री घनश्याम मैथिली जी की लघु कथा से, और यहाँ भी जो बात मैं कहना चाहती हूँ, इस तरह की लघु कथा सामने आनी चाहिए। गरीब है, चाहे वह किसान है, अन्नदाता है, इंसान है, जैसे क्यों कहे वो, क्यों कहे। यहाँ भी वो विद्रोह करता किसान, और विद्रोह में कहता है, सिर्फ करके दिखाता है। वो एक बोरी अनाज की उठाकर ले जाता है। तो ये एक अलग से मोड़ दिया गया है। ये मुझे अच्छा लगा कि भाई जो वंचित लोग हैं वो भी अपनी आवाज उठाना सीखें। और ये विडंबना ही है कि अन्नदाता या गरीब आदमी हमेशा उसका शोषण होता है, एक तरीके से या दूसरे तरीके से। तो उनको भी बधाई। प्रतिभा त्रिवेदी जी अर्पण। हाँ इसका शीर्षक है एक लोहार की सोच उगाड़ की। इन्होंने एक जो मुहावरा है उसको भी इसमें लिखा है, एक लोहार की दमदार, उन्होंने बोला वे बोरी ले गया सीता पर। इसमें तो शीर्षक में
मतलब उसको कथा को कथानक के अनुरूप है और अच्छा शीर्षक है, भूल गई थी। प्रतिभा त्रिवेदी जी की लघु कथा है अर्पण। उन्होंने इसमें एक मतलब ये भी एक बहुत ही ज्यादा उदात्त भावना, जिसको कहते हैं ना, सकारात्मक भावना, समाज में उदाहरण पेश करने वाली लघु कथा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि एक नन्हे कबूतर सा लिफाफा, यानी जो उनको उनकी सेवाओं के लिए मिला प्रोफेसर को, प्रैक्टिकल या वाइवा कोर्स लेने के उसमें मिला, तो उस लिफाफे को किस तरह से वो उपयोग करता है। यानी हालांकि वो लिफाफा कोई ईश्वर का नहीं था, उनकी मेहनत का लिफाफा था, लेकिन उसको चुपचाप वो रक्तदान वाले डोनेशन बॉक्स में डाल देता है। तो ये एक उदाहरण पेश किया कि किस तरह चुपचाप बिना शोर मचाए, यहाँ तो नेताओं को लीजिए या किसी को लीजिए, कोई छोटा सा कोई दान करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे तो उसकी गुणगान सौगुना करते हैं। तो यहाँ खुद को दान को प्रोत्साहित किया गया है कि आप दान करें, लेकिन उसको बखान ना करें। तो ऐसी लघु कथाओं की समाज में जरूरत है। एक बहुत सकारात्मक संदेश देती हुई लघु कथा है। बेबी कार फॉर्मर नाम ठीक बुलाया है, ऐसी लघु कथा है सजा। मुझे कुछ थोड़ा बीच में डायलॉग नहीं समझ में आए थे, लेकिन फिर भी मैं इसका अर्थ बहुत अच्छी तरीके से ले पाई हूँ कि उसमें एक मतलब मीटिंग में हाजिर ना होने की सजा, उसकी बेटी के कैरियर से उसको उसको बेटी के को हाथ धोना पड़ा। बेटी को बैंक में नौकरी के लिए बुलावा आया था, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए किस तरह उससे बदला लिया जाता है, ये एक विडंबना ही कही जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ऐसी स्थितियां समाज में हैं और हो रही हैं। तो लघु कथाकार या हम साहित्यकारों का धर्म है कि इस तरह की लघु कथाओं के से जागृति पैदा की जाए कि भी ऐसा भी होता है। तो और भी कोई है क्या, रह गई क्या लघु कथाएं किसी की? मेरे ख्याल तो हो गई है सारी लघु कथाएं। हिंदी लेखकों को जितनी लघु कथाएं थी वो सब हो गई हैं। इसके अलावा बस दो बात और मैं कहना चाहूंगी कि मित्र, आज के चुनौतीपूर्ण और संक्रमित युग में अब जो लघु कथाएं लिखी जा रही हैं, बड़ी मतलब खुशी की बात है कि लघु कथा उद्देश्य, रूप रचना, विषय विचार, भाषा तथा शैली, दशा और दिशा सभी दृष्टियों से संपन्न है। आजकल जो लघु कथाएं लिखी जा रही हैं, किंतु यहाँ कुछ लघु कथाकार लघु कथा को इतने हल्के में लेते हैं, वो सोचते हैं कि लघु कथा बस छोटी रचना से मतलब है, यानी जैसा देखा वैसा लिख दिया। और यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि लघु कथा में जैसा देखा वैसा लिखना लघु कथा नहीं है। उस कृति को कलाकृति बनाना, मेरे से पहले भी युवराज प्रभाकर जी कह रहे हैं, और मेरी जो ये किताब है इसमें मैंने ये शीर्षक से आलेख भी दिया है कि लघु कथा कला को कलाकृति बनाने का नाम, यानी कि लघु कथा भाव और रचनात्मक स्तर पर अतिरिक्त कौशल की मांग करती है, ये मैं कहना चाहती हूँ। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ मित्रों कि जो मुझे जो लघु कथा की जो परफेक्ट परिभाषा जो लगती है, वो एक हमारे स्वर्गीय प्रगतिशील चिंतक दलित कार्तिक के जी हुए थे, उनकी लघु कथा की टिप्पणी में हर जगह उद्धृत करती हूँ और मुझे ये बिल्कुल सही लगती है। उनका कहना है कि लघु कथा चावल के दाने पर इतिहास लिखने की तरह है। अगर खोजने वाली नौ मोटी होगी और अनाभ्यस्त होगी, अनुभव, तो चावल केवल टूटेगा, खुदेगा कुछ नहीं। तो ये हमें बहुत गहनता से इस बात का ध्यान में अपने मन में उतारना है लघु कथा के लिए। और दूसरी बात एक जो मैंने नोट की है कि लघु कथा में सार्वभौमिकता का ना होना विधा की लघु कथा विधा की सबसे कमजोर पड़ी है कि हम लोग
विषय का ज्ञान पूरा होता नहीं है, सीमित ज्ञान होता है, यानी अपने खोल से बाहर नहीं निकलते हम जिस विषय पर लघु कथा लिखें उसे पूर्ण रूप से आत्मसात करें और हर पक्ष से उस विषय पर जानकारी हासिल करें, तब उस लघु कथा को लिखें। इससे पाठक का ज्ञान भी समृद्ध होगा और पाठक को कुछ मिलेगा लघु कथा में, और रचना भी काव्य रचना उभर कर आएगी। मैं बस 2 बातें कह करके अपनी बात को विश्राम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर शिव कौशल जी ने मेरे ख्याल की टोटल 19 कहानियां उत्ते रचना पाठ किया गया ਤੇ 19 कहानियों ਵਿੱਚੋਂ 17 ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜਾ ਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਿਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੋਚਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, थोड़े शब्दों के बड़ी गल कहने की हिम्मत रखते हैं, तो मैं उन्होंने गुजारिश करूँगा कि वो 5 मिनटों के अपनी जो टिप्पणियां ने सार्थक टिप्पणियां सारे ही साथियों के नामों के देंगे। डॉक्टर मैथ्यू पटेल। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार दर्शन सिंह बेटा साहब, ਤੁਹਾਡਾ इशारा मैं पल्ले बन लिया जी। बहुत ही सत्कारयोग प्रधानगी मंडल ते समूह हाजरीन, मैं पंजाबी मिनी कहानीकारां ने जिहड़ियां अपनी मिनी कहानियां पेश कीतियां ने उन्हां दे उत्ते गल करांगा, क्योंकि लघु कथाकार लगभग सारे हो गए। भैन जी ने उन्हां दे बारे स्पष्ट कर दिता है, एक एक गल बड़े विस्तार नाल स्पष्ट की है। मिनी कहानी चाहे लघु कथा सवेर तो हुण तक बड़े साडे मन के जिहड़े सौखले हुंदे ने वो स्पष्ट हो रहे हैं। हर बार नवां सिख के जाने हैं ते नवें दे विचों फिर नवां किवें होवे, विषय नवें किवें होण, विश्वी सरोकार दे अंग संग किवें असीं मिलीए, जां असीं उन्हां पुराणे विषयां दी दोहराई करदे रहीए। जे असीं अकादमिक अदारियां दे विच मिनी कहानी या लघु कथा दे जिहड़ी प्रवेश की गल करते हैं, पहुंचण की गल करते हैं, उत्थे गल होण की गल करते हैं, ते वड्डे आलोचकां दे सन्मुख अपनी मिनी कहानी नूं पेश करने की गल करते हैं, तां सानूं नवें विषय तलाशने पैणगे। साडा अज बड़ा गुंझलदार है, हर व्यक्ति मन दे विच उलझिया होया है। जदों कोई पैदल चलदा है, चाहे 2 फुरलांग चलना होवे, जे वो किसी नूं हੱਸ के दिखा रहा है तो उहदे अंदर बड़ा बड़ा घोल भी हो रहा हुंदा। उहदे आले दुआले दे विच इन्नियां चिंगां ते इन्नियां बीमारियां उहनूं चंबड़ियां हुंदियां ने कि उहनां नूं ओह एक पासे करन दे योग ही नहीं हुंदा। यानी कि मनुख इन्ना उलझिया होया है, जिस कोल पैसा है ते उस कोल शौहरत दे नाल नाल बीमारियां वड्डियां ने, मानसिक उलझना वड्डियां ने। वो मन दियां ममतियां दे विच उन्हां उलझना दे नाल 2-4 हो रहा हुंदा है। उस तरह दीयां गल्लां साडे विषयां दे तौर ते प्रतीकात्मक तौर ते जदों असीं सिरलेख लवांगे, सिरलेख की बहुत कीमत हुंदी है किसी भी रचना वास्ते, और सिरलेख अंत तक लुकिया रहे। चाहे पहली लाइन दे विच सिरलेख का नाम ले दो दोबारा, लेकिन अंत तक उस सिरलेख का निभाव साडे मन दे विच रहे भी अंत की होएगा। जे पहली लाइन दे विच उस सिरलेख नूं दोबारा तुसीं रिपीट कर दिता ते लेकिन उत्थे ही गल खुल गई तां फिर रचना की कीमत नहीं रही। बुनती दे वल विशेष ध्यान मंगदी है मिनी कहानी। कहानी लिखनी बहुत सौखी है, चाहे जो असीं हुनरी शब्द कह दिंदे हां कहानी नाल जोड़ के, उस दे विच भी सानूं बहुत ध्यान रखते हैं असीं, लेकिन उस दे कोल बहुत बड़ा कैनवस हुंदा है, उहदे विच साडे कोल खुल हुंदी है। मिनी कहानी दे विच एक शब्द भी ओपरा लगदा है, ते जे असीं एक शब्द घट कर दईए तां इंज लगदा है भी अस्पष्ट हो गई गल। बुनती दे उत्ते विशेष ध्यान ते उहदा जे शुरुआत असीं वधिया कीती है ते मत भी वधिया होवे
ਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਟਾਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਖਿੱਲਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦਾ ਨਿਭਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਘੂ ਕਥਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, भारती माताएं। माँ चाहे वो हिंदी के रूप में शब्द सामने आए, चाहे पंजाबी, चाहे अंग्रेजी, चाहे बांग्ला, माँ माँ होती है। माँ अपने बच्चों की उड़ान के लिए शिद्दत से अपने आप को समर्पित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे बहुत ही इज्जत के साथ जिनका मैं नाम लेता हूं, डॉक्टर मेजर शक्तिराज, भारती माताएं, उनकी लघु कथा सत्य में महान है। कैसे? चाहे पहले शब्द उनके एक नारा के रूप में लगते थे, ऐसा लगता था कि मेजर शक्तिराज जी जैसे नारा बुलंद कर रहे हैं, उसी प्रकार अपनी रचना को भी नारा के रूप में ही पेश कर देंगे। लेकिन एक माँ जब अपने बच्चों की उड़ान के लिए के बारे में सोचती है और उसी प्रकार उसका बच्चा उस माँ के लिए कुछ करे तो अच्छा होता है। लेकिन माँ तो माँ है, बड़े दिल की होती है। अंतिम पलों के अंदर माँ फिर भी कह देती है ठीक है। विदेश प्रस्थान के बाद माँ सारा कुछ बांध लेती है, उसका काफी कुछ बांधने के लिए तैयार बैठी होती है और अपने आप को समर्पित कर देती है अपने बच्चों के लिए। अच्छी लघु कथा है। और 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਜੀ, ਇਹ 2 ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 10 ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਗਭਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਲਘੂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਇੱਥੋਂ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ, ਡਾਲਰ ਨੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਉੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ, ਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੇਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ, ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਫਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਸੀ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਲੋਕ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੁੱਖੀ ਬੰਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਗਵਾਂਢਣ ਔਰਤ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਸ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿੰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਅਮੀਰ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਿਫਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣਗੇ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਕਟਸ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਕਟਸ ਹੀ ਕੈਕਟਸ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦਰੇਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਬਲਰਾਜ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਸੱਥ ਹੈ, ਜਿੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਘੂ ਕਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਰਣਜੀਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਂਝਲਾ ਦੀ ਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਓ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਏਡਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਏਡਜ਼, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਵਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਭੋਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਨੇਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੰਬਰ ਜੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਵੀ ਜੀ ਉਡਾਨ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੁਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ 2, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ।